वेरी गुड इवनिंग टू ऑल, वेरी गुड इवनिंग सभी फ्रेंड्स के लिए। तो आपका प्रारंभ बैच 2027 के लिए स्टार्ट हो चुका है और जैसे कि बच्चों आप सभी को पता है कि ये जो बैच है आपका 2027 के लिए 27 के लिए अभी आपके पास काफी टाइम है और इसलिए हम इस बैच में अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो लेके चल रहे हैं बेसिक टू एडवांस। बेसिक टू एडवांस हम अपनी स्ट्रैटेजी को लेकर चल रहे हैं। तो जब किसी भी टॉपिक का हम बेसिक देख लेते हैं तो हमें उसका एडवांस समझने में बहुत आसानी होती है। जब आप एनसीईआरटीज को पढ़ लेते हैं तो आपको पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी किसी भी सब्जेक्ट का स्टैंडर्ड समझने में प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसलिए हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई कि जो बच्चे ग्रेजुएशन से प्रिपरेशन को कर रहे हैं, ग्रेजुएशन से तैयारी को कर रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स को पहले हम कराएं बेसिक्स, और ताकि वो बच्चा जब चीजों को समझ पाए फिर हम उसको स्टैंडर्ड करा देंगे, बाद में हम उसकी प्रैक्टिस करा देंगे, टेस्ट करा देंगे और ऐसे में आप कंप्लीट तरीके से बच्चों तैयार हो जाएंगे यूपीएससी की प्रिपरेशन, यूपीएससी के एग्जाम के लिए। ठीक है, यश अभी भी वहीं पे हो क्या मैम? आप पहले वो कविता पूरी कीजिए यहाँ भी। चलिए, तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल, वेरी गुड इवनिंग, है ना। सो जो बच्चे नहीं जानते मैं बता देती हूँ, मेरा नाम मंजू चौधरी है और मैं आपको पॉलिटी पढ़ाने वाली हूँ। हाँ, एक और मैं आप सभी को बता देती हूँ, कुछ स्टूडेंट्स को ये लग रहा था कि भरत सर जो है वह क्या पढ़ाएंगे आपको या फिर सारी पॉलिटी मैम ही पढ़ा देगी। तो मैं आपके लिए बता दूं बच्चों कि अभी प्रारंभ का जो हमने बैच रखा है इसमें आपको जो बेसिक्स पढ़ाए जा रहे हैं वो आपको 20 क्लासेस मैं करूंगी। इसके बाद आपको सेकंड और थर्ड ईयर में जो पॉलिटी पूरा स्टैंडर्ड पढ़ाया जाएगा वो क्लासेस आपको आपके जो भरत सर है वही पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा हो जिसे कंफ्यूजन हो कि कौन टीचर्स क्या पढ़ाने वाला है तो वो आप उसे जो मैसेज है मैं कन्वे कर सकते हैं। आपकी आगे की जो स्टैंडर्ड वाली क्लासेस होंगी वो सारी क्लासेस आपको भरत सर पढ़ाएंगे। यहाँ मैं आपके साथ हूँ 20 बेसिक्स क्लासेस के लिए, जिसमें कि मैं आपको पॉलिटी से परिचित कराऊंगी और आपकी जो एक एनसीईआरटी का समरी है कि ये किस तरीके से इंपॉर्टेंस है आपके क्लास के लिए, किस तरीके से इंपॉर्टेंस है आपको स्टैंडर्ड को समझने के लिए, किस तरीके से इंपॉर्टेंस है इसका यूपीएससी के सिलेबस, प्रीलिम्स और मेंस पर्सपेक्टिव से, उस पर मैं बात करूंगी, है ना। बुक लिस्ट और ये सारी चीजें मैं आपको जरूर बता दूंगी डेफिनेटली। ठीक है, चलिए, सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल, फिर से अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो आपका आज का टॉपिक होगा, आज ऐसा नहीं है कि मैं स्टार्ट करूं, जनरली आपने देखा होगा कि मेरी जो क्लासेस है हम हमेशा जो है वह हमने स्टार्ट किया है कहां से? डाइवर्सिटी से। कि डाइवर्सिटी क्या है, डिस्क्रिमिनेशन क्या है, क्योंकि आपको जब स्टार्ट कराया जाता है पॉलिटी तो वो फर्स्ट टॉपिक आपको इंट्रोड्यूस कराया जाता है, स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। मैं आपको बता दूं कि हम आज स्टार्ट करने वाले हैं व्हाट इज पॉलिटी, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत जो है वह क्यों है ना, एंड व्हाई वी नीड टू स्टडी पॉलिटी, हमें आखिर जरूरत क्यों होती है, हम पॉलिटी को क्यों पढ़े, एक सब्जेक्ट के रूप में पॉलिटी को जो है वह कैसे पढ़ा जाता है, और भी कई सारी बातों को हम यहाँ पर समझेंगे, और भी कई सारी बातों को हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं अभी एग्जाम से, ट्रेंड से, सिलेबस से, टॉपिक से, क्योंकि जब किसी टॉपिक को, जब किसी सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट करो उसके पहले इवन ये समझो कि ये जो टॉपिक है ना एग्जाम में कैसे आता है, क्या इसका ट्रेंड है, प्रीलिम्स में, मेंस में कैसे आएगा, सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स है और किस तरीके से जो क्वेश्चंस है वे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी सारी एनसीईआरटीज है इसमें जो सारे टॉपिक्स है उन टॉपिक्स को हमने डिवाइड किया हुआ है और उसी टॉपिक्स के अकॉर्डिंगली हम आपको लेकर चलेंगे। तो पहले यहाँ पर मैं आपको टॉपिक से परिचित करा दूं। तो आप सभी के लिए जो बच्चे पॉलिटी को डे 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अभी आप कुछ क्लासेस को शांतिपूर्वक एकदम देखें, चीजों को समझने की कोशिश करें। डे 1 से जब आप किसी भी चीज को पढ़ते हैं, क्योंकि हो सकता है कि मैं कई बैचेस पढ़ा चुकी हूं, बाकी टीचर्स कई बैचेस पढ़ा चुके होते हैं, उसके बाद वो आपके सामने आते हैं, तो समटाइम्स हम कुछ चीजों को ऐसे स्किप करके निकल सकते हैं, बट आपके लिए वो चीज टफ हो जाती है। तो वंस आप अगर नोट्स मेकिंग करते हैं तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाता है कि आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, है ना। पहली बार पढ़ रहे हैं यश, बहुत अच्छी बात है। जब ये क्लास फिनिश हो जाएगी या 2-3 क्लासेस आप मेरे साथ कर चुके होंगे, उसके आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपको क्या पॉलिटी समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही है। ठीक है, ओके, तो YouTube पर भी चूंकि ये क्लास जा रही है तो मैं बच्चों को बता देती हूँ कि YouTube पर कुछ क्लासेस आपको भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। ठीक है, चलिए, तो देखो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये कुछ ऐसे 15 to 20 टॉपिक्स हैं जिसमें आपकी पूरी जो एनसीईआरटी है वो कवर हो जाती है और 20 क्लासेस में हम कंप्लीट एनसीईआरटी को मैम लिखकर पढ़ाना, हाँ वही स्टाइल है बच्चों, जरूर लिखकर पढ़ाएंगे, बट समटाइम्स टाइम टेकिंग थोड़ा सा हो जाता है लिखना, इसलिए हर एक वर्ड को हम नहीं लिखेंगे, जैसे कि क्वेश्चंस है, जैसे कि कुछ और कॉन्सेप्ट्स है, समझाने का सारा काम मेरा नोट्स मेकिंग का होता है, आप सभी स्टाइल को जानते हैं। ठीक है, देखो जैसे कि एक बार टॉपिक्स देख लो, डेमोक्रेसी है, डाइवर्सिटी है, पॉलिटिकल थ्योरी है, इंट्रोडक्शन है, फ्रीडम है, इक्वालिटी है, सेकुलरिज्म है, लॉ एंड सोशल जस्टिस है, मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस है, citizenship, nationalism, Indian constitution and its philosophy, rights in the Indian constitution, fundamental right and DPSP, elections and representations, legislature, executive, judiciary। ये आपको पता है 3 ऑर्गन्स जो हमारी गवर्नमेंट के हैं, फेडरलिज्म, लोकल गवर्नमेंट, और हर एक टॉपिक के साथ होंगे पीवाईक्यू, हर एक टॉपिक के साथ होगा, हम रिलेट करेंगे करंट अफेयर से। अच्छा एक बात बताओ, इसके पहले क्या आपने पॉलिटी की पढ़ रखी है अब तक? मैं आपको एक ट्रेंड बता देती हूँ पहले। अगर आप देखेंगे तो आपको पता होगा कि आपके 3 प्रीलिम्स, मेंस एंड आपका पर्सनालिटी टेस्ट। तो यहाँ पर प्रीलिम्स और मेंस में कुछ टॉपिक्स आपको मेंशन होते हैं, यूपीएससी आपको एक सिलेबस देती है और इस सिलेबस में, है ना, इस सिलेबस में होते हैं कुछ सब्जेक्ट में होते हैं कुछ टॉपिक्स, उन टॉपिक्स पर हमें कमांड को करना होता है। तो जिन बच्चों को ये लगता है कि हमें पॉलिटी में क्या क्या पढ़ना है, हम सीधा सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो है वह चलेंगे। तो सबसे फर्स्ट देखो, प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर होते हैं, आप सभी जानते होंगे, एक जीएस, और आजकल यूट्यूब ने तो सबको सिखा ही दिया है, यूट्यूब ने सारी चीजें, है ना। आप सभी जैसे कि अगर हम कहें कि हो सकता है आज से 5-10 साल पहले उतने ऑप्शंस ना हो, बट आज तो इतने सारे ऑप्शंस हैं कि अगर आप यूट्यूब पर एक पॉइंट लिखेंगे ना, आपके पास 1000 वीडियो जो है सिविल को लेकर आ जाएगी। आपको पता होना चाहिए लास्ट बच्चों जो 2023 की मैं बात कर रही हूँ, शायद 4 में भी आप आंकड़ा देखेंगे अगर, तो अभी इस बार का भी जो आंकड़ा आया कि
16 लाख जो बच्चे हैं इन्होंने प्रीलिम्स का जो फॉर्म है भरा हुआ था। 16 लाख, समझ रहे हैं आप कि नंबर ऑफ, मतलब एक तरीके से जो पॉलिटी का एक क्रेज है, माफ कीजिए, अगर हम सिविल की पहले बात कर ले तो सिविल सर्विसेज का एक जो क्रेज है वो बच्चों में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं ना, ये बढ़ रहे हैं इसलिए क्योंकि बच्चा बहुत छोटी उम्र से तैयारी कर रहा है और वह ग्रेजुएशन के बाद से ही देना शुरू कर रहा है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि सिविल सर्विसेज देने वाला काफी है ना। चलिए, तो एक मैं ट्रेंड आपको बता दूं, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहली स्ट्रेटजी होती है कि आपके 4 जो कोर सब्जेक्ट्स है, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, है ना, हिस्ट्री एंड पॉलिटी, यहाँ के आप बेसिक से चीजों को जो है वो स्टार्ट करें। यहाँ के बेसिक से आप चीजों को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देन देखो, मैं आपको पॉलिटी का बता देती हूँ। अगर आप ऑन एवरेज देखेंगे तो हर एक मतलब कोर सब्जेक्ट से अप्रॉक्स 15 से 20 क्वेश्चन ऑन एवरेज, संख्या कुछ घटती बढ़ती रहती है, बट 15 से 20 ऑन एवरेज जो क्वेश्चंस है वह परीक्षा में आते हैं। अगर आप इनका एक परसेंटेज आप देखेंगे, जैसे कि मैं इकोनॉमी की बात करूं, 18, 10, 21, 29, 29, 25, 28, 23, 14 एंड 2022 की बात करेंगे तो 20, अगर हम 23 की बात करेंगे और 24 की बात करेंगे तब भी इसमें लमसम इतना ही क्वेश्चन है। अगर मैं 2024 की बात करूं और पॉलिटी की अगर मैं बात करूं तो इस बार बच्चों आप देखेंगे लगभग आपके 18 क्वेश्चंस के आसपास है 2024 में पॉलिटी के। इसके अलावा देखो 22 में 10 थे, 18, 15, 14, 13, 22, 6, 12, 11, 18। तो ये कभी नहीं सोचना है कि देखो केवल हमारा जो है अगर हम कोर सब्जेक्ट कर लेते तो इसी से 60 क्वेश्चंस हो जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है जो संख्या है वो काफी ऊपर नीचे होती है। तो यूपीएससी का ये तो ट्रेंड है कि हाँ इन कोर सब्जेक्ट से आएगा। प्रीलिम्स वही बच्चा फेल करता जिसका कि जो कोर सब्जेक्ट है, जो उसके बेसिक नॉर्म से बेसिक जो टॉपिक्स है वो क्लियर नहीं होते। अगर आपकी ये चीजें क्लियर होती है देन आप बहुत आसानी से जो प्रीलिम्स है वो क्रैक कर लेते हैं, ठीक है। तो कहां अब आप क्लासेस में कंटिन्यूटी के साथ बने रहिए, साथ बने रहिए, आपको आगे जो है बहुत आसानी से चीजें समझ में आएगी कि करंट अफेयर में अगर कोई चीज चल रही है वो आपको कैसे समझना है, ठीक है, वो आपको कैसे समझना है। वंतिका कौन स्टूडेंट कह रहे स्क्रीनशॉट लेना है, नहीं भाई इसका स्क्रीनशॉट नहीं मिलेगा, है ना, एप्लीकेशन पर ये सुविधा नहीं है। आज की क्लासेस जो है आपका ओनली आईएएस जो प्रारंभ यूट्यूब चैनल है उस पर भी अभी कुछ क्लासेस चल रही है, तो वहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे आपको बता दूं कि जो नोट्स जो पीडीएफ मिलेंगे उसमें आपको ये ट्रेंड मिल जाएगा। तो ऑन एवरेज कोर सब्जेक्ट पे आपको अपनी जो पकड़ है वह बनानी है। अगर हम पूरा अपना 6 से 12 तक के एनसीईआरटी के टॉपिक निकालें यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, हमें यूपीएससी क्लास वाइज के लिए रीड नहीं करना है, हमें यूपीएससी के अकॉर्डिंगली टॉपिक वाइज जो अपना बेसिक्स है वह प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो 6 से 12 के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वहां से हम चीजों को स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा वो तो प्रीलिम्स की बात होगी, अब थोड़ी सी बात मुख्य परीक्षा की भी। मेंस एग्जामिनेशन आप सभी को पता है 9 पेपर्स आपके होते हैं, है ना। और अगर हम जीएस की बात करेंगे, जीएस के आपके 4 पेपर होते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। और जीएस पेपर अगर आप सेकंड की बात करेंगे तो जीएस पेपर सेकंड में आपका क्या क्या आता है, देखो गवर्नेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटी है, सोशल जस्टिस है एंड आईआर है। तो बच्चों इन सभी का एक जो बेसिक है, जैसे कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आखिर हम पढ़े तो क्या पढ़े, हम चीजों को शुरू कहां से करें। तो जब आप इन सभी का बेसिक्स कवर करते हैं आपकी एक अंडरस्टैंडिंग जो है इन टॉपिक्स को लेकर बन जाती है, और ऐसे में अगर करंट अफेयर में कोई भी टॉपिक चर्चा में है आपको समझ आता है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं। अच्छा एक बात बताओ, अभी लेटेस्ट आपने राजकुमार राव नाम है शायद हीरो का, एक मूवी आपने देखी होगी श्रीकांत। कितने बच्चों को याद है उस मूवी का मैसेज क्या था? आपने एक मूवी देखी होगी श्रीकांत। श्रीकांत जो मूवी बनी, आपको आपके आसपास क्या चल रहा है आपको चीजें बहुत क्लियर होंगी, क्योंकि जब आप पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल जस्टिस जैसी चीजों को पढ़ेंगे, है ना, ये सारी चीजें एक एस्पिरेंट को इसलिए सिखाई जाती है ताकि आगे जब उसे एज अ ऑफिसर वो वर्क करे तो वो समझ पाए इन चीजों को। देखिए नेशन इलेक्शन वाली बात नहीं है, नेशन इलेक्शन वाली बात नहीं है। हाँ वेरी गुड, हाँ एक स्टूडेंट ने लिखा आई कैन डू इट, है ना। आज जब उसे ये कहा गया, क्योंकि जो श्रीकांत बोला कि अगर हम बात करें कि ट्रू बेस्ड मूवी है ना, ट्रू इंसिडेंट बेस्ड मूवी है, इसमें जो श्रीकांत बोला थे वे विजुअली इंपेयर्ड थे, ठीक है, दृष्टि बाधित जिसे कह सकते हैं कि उन्हें देखने में जो है प्रॉब्लम थी, और ऐसे में ये बहुत प्रतिभाशाली, है ना, और वो लेना चाहते थे साइंस, बट कॉलेज में उन्हें साइंस नहीं मिला। उसके पीछे रीजन था कि हमारा जो पूरा एजुकेशनल एनवायरनमेंट है, हमारा जो हम कह सकते हैं कि जो फैसिलिटी हम देते हैं वो उस लेवल की नहीं होती कि हम एक विजुअली इंपेयर्ड बच्चे को पढ़ा सके, साइंस को सिखा सके, क्योंकि साइंस में बहुत सारे प्रयोग होते हैं, सारी चीजें होती है। तो जब इंडिया के कॉलेजेस ने देने से मना किया तब ऐसे में आप देखेंगे कि अब्रॉड जब उन्होंने किया तो जो बाहर की यूनिवर्सिटीज थी, टॉप यूनिवर्सिटीज थी, उन्होंने उनका कट उठाया और भाव उनको पढ़ने का मौका दिया। इंडिया के फर्स्ट विजुअली इंपेयर्ड जो है वह इंडस्ट्रियलिस्ट रहे। तो इसमें इस मूवी का मैसेज ये था कि जो विजन है, विजन के लिए आंखों का होना या किसी चीज को देखना जरूरी नहीं है, बल्कि दिमाग का होना जो है बहुत जरूरी है। तो जब हम बात करेंगे सोशल जस्टिस की, तो सोशल जस्टिस में केवल हम मेल फीमेल की बात नहीं करेंगे, जो फीमेल्स हैं, जो औरतें, उनकी स्थिति जो है समाज में खराब है, वो सामाजिक न्याय नहीं है, दलितों की बात करेंगे, कास्टिज्म की बात करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों जब हम बात करेंगे सोशल जस्टिस की तो हम सोसाइटी के सभी जो वर्ग है हम उन सभी की बात करेंगे। उसमें एलजीबीटीक्यू भी आएंगे, उसमें ट्रांसजेंडर्स भी आएंगे, फीमेल्स भी आएंगी, बुजुर्ग भी आएंगे, बच्चे भी आएंगे। तो जब हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं, आप यहां पर पूरा बेसिक समझ जाओगे। करंट अफेयर में जो चीज चल रही है, जब आप उससे कनेक्ट कर लोगे, आपका करंट अफेयर का जो आंसर है, अगर मेंस में आंसर पूछा जाता है करंट अफेयर से लिंक करके, आपका प्रिपेयर हो जाता है, ठीक है। अभी तो कुछ पढ़ा ही नहीं रही हूं उमर। अब देखो एक और मूवी आपने देखी होगी, सुनी होगी, कागज 2। आपने देखा कि जो हमारा गवर्नेंस, अब देखो आओ शासन व्यवस्था से जोड़ते हैं, गवर्नेंस से हम चीजों को समझते हैं, शासन व्यवस्था से, ये तो आपका सोशल जस्टिस और इन सभी चीजों से जुड़ गई। लेकिन जब हम बात करेंगे कागज 2 मूवी की, आप देखेंगे कि बेसिकली हमारी जो जिस तरीके से हमारी पूरी जो गवर्नमेंट है वह वर्क करती है, कागजों की सारी चीजें अप टू डेट है, हर एक चीज अपडेट है। ऐसा लगता है कि अगर आप फाइल्स देखेंगे ना, हर चीज एप्रोप्रिएट तरीके से हुई है, कि अगर 1000 करोड़ की सरकार के द्वारा कोई योजना स्टार्ट की गई है
तब उसमें से 1000 में 1100 करोड़ रुपए जो है मान लीजिए वो खर्च किए गए, कुछ इस तरीके से आपको दिखाया जाता है, बट चीजें फॉलो नहीं होती। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है कि गवर्नमेंट की जो स्कीम है, कहा जाता है कि अगर 100 रुपए जो है अगर मैं केंद्र सरकार ने पास किया है तो वो जमीन स्तर तक पहुंचते पहुंचते 1 रुपया बचता है, जमीन तक पहुंचते पहुंचते 1 रुपया बचता है, मतलब आपका जो 99% जो फंड था वो कहां चला गया, करप्शन में चला गया। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है हमारी सोसाइटी, अगर अपने पूरे गवर्नमेंट पूरे सिस्टम की बात करें, प्रॉब्लम क्या है करप्शन की। एक और प्रॉब्लम आपने क्या देखी कि कागजों पर सारी चीजें और इतने डॉक्यूमेंट्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसके आगे तो कुछ चल ही नहीं सकता। जैसे कि देखो कागज टू मूवी में ये दिखाया गया है कि देखो जब रैलीज निकलती है, पॉलिटिशियंस के पास ये राइट है, राजनेताओं के पास ये राइट है कि वो जो कैंपेन करेंगे उन कैंपेन को करने के लिए, है ना, वो चाहे तो सड़कों को ब्लॉक कर लेते हैं, वहां पे रैलीज कराते हैं, वहां पे भाषण करते हैं, तो उनके पास राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू स्पीच, ये सारी चीजें हैं। लेकिन वहीं पर एक एम्बुलेंस स्टक हो जाती है और इसमें एक ऐसी लड़की जिसने कि यूपीएससी टॉप किया होता है, अगर वो 15 मिनट पहले उसको मेडिकल फैसिलिटीज मिल जाती, उसकी जान बच जाती, लेकिन चूंकि प्रोटेस्ट और सारी चीजें हो रही थी उनके चलते नहीं मिल पाई। तब ऐसे में जो एसडीएम है वो ये कहते हैं कि हमने तो लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको प्रॉपर कागजों में सारी चीजें हमने निर्देश दिए हुए थे कि आप इस तरीके से जो है रैलीज को निकालेंगे, इस तरीके से काम करेंगे, लेकिन वो चीजें फॉलो नहीं होती। तो हमारी गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पार्लियामेंट में हाल ही में एक पॉलिटिशियन के द्वारा ये कहा गया, बहुत अच्छी बात कही गई कि हमारे देश में कानून तो बहुत अच्छे बनते हैं, इतने अच्छे लॉ बनते हैं, इतने अच्छे, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन उससे कहीं ज्यादा बेकार हो जाता है। तो यहाँ पर क्या कि कागज टू मूवी का मैसेज क्या था कि अगर पॉलिसी आप बना रहे हैं, अगर आप डायरेक्शंस दे रहे हैं, आप उसका फॉलोअप जो है भी लीजिए, है ना, आप उसका क्या करें, फॉलोअप भी ले। ओके, मैं एक बात और आप सभी बच्चों को बता दूं, ठीक है, कि फ्रेंड्स ये जो क्लास है आपकी प्रारंभ 2027 की क्लास है। यहाँ पर आपको फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में जो एनसीईआरटी बेसिक्स पढ़ाया जाएगा, यूपीएससी के लिए जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो जो बेसिक्स के पढ़ाए जाएंगे, ये क्लासेस आपकी मैं लूंगी। इसके बाद आपका जो पूरा स्टैंडर्ड और पूरा जो आपका बाकी पूरा सब्जेक्ट है पॉलिटी एंड सारा, ये आपको भरत सर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एनसीईआरटी की जो बेसिक्स है वो पढ़ाने वाली हूँ, ये 20 क्लासेस आपको मिलेगी। तो कंटिन्यूटी के साथ आप लगातार क्लासेस को देखिए, साथ में आपको नोट्स भी बनाने हैं। इन सब पर बात मैं करूंगी समीर, आर्टिकल्स की भी मैं बात करूंगी, है ना, मैं सारी शेड्यूल की भी बात करूंगी, हर चीज की हम बात करेंगे क्लास में। क्लियर है? चलो, तो अब आओ मैं आपको बताती हूँ कि जो आपका मेंस का जीएस पेपर 2 है उसमें आपके ये और ये सभी आपके जो है वो तैयार हो जाएंगे। अगर आप इन टॉपिक्स को देखेंगे तो आपको लॉ एंड सोशल जस्टिस की भी बात मिल जाएगी, मार्जिनलाइज्ड सेक्शन की भी बात मिल जाएगी, है ना, आपको यहाँ राइट्स की भी बात मिल जाएगी। मतलब हर एक पॉलिटी का सबसे पढ़ने का जो सबसे हम कह सकते हैं बेनिफिट है, अवेयरनेस का बेनिफिट है कि जब आप पॉलिटी को पढ़ते हैं आप अवेयर होते हैं अपने राइट्स के लिए। आपने अगर पॉलिटी पढ़ा है आपको पता है कि ये मेरा राइट है, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट क्या नहीं कर सकती, ये सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने राइट को समझ पाते हैं, ठीक है। अब हमारा जो देश है डेमोक्रेसी से चल रहा है, ठीक है, हमने डेमोक्रेसी को अपनाया हुआ है क्योंकि इतने डाइवर्स जो कल्चर है उस कल्चर में हमने जो डेमोक्रेसी अपनाया, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी अपनाया, उससे हमारी जो व्यवस्था है वह सारी चलती है, ठीक है। ये सारी बातें हम आगे क्लास में करेंगे सलमान, क्योंकि आज क्लास फर्स्ट है तो इसमें हम केवल जो पॉलिटी का इंट्रोडक्शन है, जो कुछ ऐसे टॉपिक्स हम उनको समझेंगे और आपके में जनरल जो है मैं लूंगी। आपके सब्जेक्ट टॉपिक्स रिलेटेड अभी कमेंट्स का रिप्लाई मैं नहीं करूंगी, आगे हम सारी चीजों को करेंगे। अभी स्टार्ट नहीं हुई प्रिंस क्लास की मैं आपको बुलेट पॉइंट्स में एक्सप्लेन करूं, अभी मैं केवल एग्जांपल दे रही हूं, हर एक चीज में समझाऊंगी, सारे नोट्स आपको मिलेंगे, कंप्लीट चीजें होंगी, है ना। चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो मैं आपको बताती हूं कि देखो अगर हम 2022 की बात करें तो मेंस में पॉलिटी से आया है, आपको पता है जीएस 250 मार्क्स का आता है और इस 250 मार्क्स में से 110 का आपका था पॉलिटी, 120 मार्क्स का था आपका गवर्नेंस, मतलब गवर्नेंस से रिलेटेड मुद्दे जैसे कि करप्शन, ये सारे मुद्दे, ये सारे इश्यूज, है ना। 120 नंबर का ये था। आईआर की अगर हम बात करेंगे ये 20 मार्क्स का था, आईआर ज्यादातर करंट अफेयर बेस्ड होगा और आईआर के लिए आप देखेंगे कुछ टॉपिक्स आपके यहाँ भी कवर हो जाते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना? तो ये आपका मेंस का हो गया। अब एक बार मैं आपको सिलेबस दिखाऊं, ये इतना क्लियर है आपको, यस और नो? फिर मैं आपसे कुछ और पॉइंट्स पर बातें करूंगी, फिर मैं आगे चलूंगी। कौन सी बुक फॉलो करें बच्चे? अगर आप प्रारंभ बैच, चूंकि आपका एप्लीकेशन पे मैसेज है सूरज आपका मैसेज बच्चे एप्लीकेशन पर है, तो मैं मान लेती हूँ कि आपने प्रारंभ जो है मैं जुड़ा, आपने जो प्रारंभ बैच से आप जुड़े हुए हैं, तो आप निश्चित रहिए, आपको रिसोर्सेज के लिए परेशान नहीं होना है। आपको जो सारी मटेरियल है वो प्रोवाइड कराई जाएगी, सारे मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया जाएगी, आपको उसमें बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, बॉदर नहीं करना है, ठीक है। चलिए आगे चले, स्टार्ट करते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट्स को। और इसके पहले क्योंकि आप सभी के जो क्वेश्चंस मैंने अभी तक देखे, उन क्वेश्चंस में मुझे लगता है इससे ज्यादा जो क्वेश्चंस है मैं आपको आपके और क्वेश्चंस हो गए, इन क्वेश्चंस में मुझे लग रहा है कि अब तक जो आपने क्वेश्चंस पूछे हैं वो आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। और एक एक करके क्वेश्चंस का आंसर देती हूँ। सबसे पहली बात तो ये है, अगर आप सिविल की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपने एग्जाम पैटर्न को नहीं समझा है, आपने सिलेबस को नहीं समझा है, ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। आपको सॉल्यूशन को समझने के लिए आपको ये भी समझना होगा कि एटलीस्ट जो प्रॉब्लम है वह क्या है, जो पढ़ना है वह क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, क्या टॉपिक आते हैं, कैसे टॉपिक आते हैं। तो आपका सिलेबस आपको बताता है कि ये टॉपिक्स आएंगे और आपके जो पीवाईक्यूज है वो आपको बताते हैं कि जो टॉपिक्स है, जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से आएंगे। तो सबसे फर्स्ट आपको अपना एग्जाम पैटर्न सिलेबस। अब एक और प्रॉब्लम आती है, सिलेबस ऐसा नहीं होता कि आप एक ही दिन में तैयार कर लो, एक ही दिन में आप जो सिलेबस है धीरे धीरे आप कवर करते जाते हैं, धीरे धीरे आपको चीजें जो है याद होती जाती है। जैसे कि आप देखेंगे कि जो सोशल जस्टिस है, सोशल जस्टिस जो है अगर आप देखें तो उसमें 10 टॉपिक यूपीएससी पूछता है ना। मैं सारे टॉपिक्स आपको बताऊंगी। अभी जब हम बात करेंगे सोशल जस्टिस की, तब मैं आपको बताऊंगी कि सोशल जस्टिस में 10 टॉपिक है, चाइल्ड एंड माइनॉरिटी, एजुकेशन सेक्टर, एससी एसटी, वुमेन एंड पीपल, हेल्थ सेक्टर, थर्ड जेंडर, एलजीबीटीक्यू, है ना, रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट। तो ये जो 10 सेक्शंस आप देख रहे हैं, तो यहां से आपको तैयार हो गया। आपने सोशल जस्टिस का जो बेस तैयार किया, जो मैं आपको करवाऊंगी साथ में, वो इन सभी का बेस हो जाएगा। और उसके बाद हर एक चीज की प्रॉब्लम क्या है, हर एक चीज का सॉल्यूशन क्या है, एससी एसटी की प्रॉब्लम क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, गवर्नमेंट स्कीम्स क्या दे रही है। तो सबसे पहले आपको एक पढ़ने का जो तरीका है बच्चों वो समझना होगा।
समझ रहे हो ना? सबसे पहले क्या समझना होगा कि ये टॉपिक है, ये इस तरीके से जो क्वेश्चन हमें आते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 10 पॉइंट्स आपके ये होंगे, है ना? तो ये मैंने आपको सिलेबस बता दिया। आगे जब मैं आपको बताऊंगी इशू रिलेटेड टू वुमेन्स, तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि अभी प्रॉब्लम्स ये है और इसका जो सॉल्यूशन है वो कुछ ऐसा होगा। क्लियर? क्लियर है? चलिए, कुछ क्वेश्चंस पे भी मैं बात करूंगी, लेकिन उसके पहले आपके, हाँ ठीक है, ऑप्शनल की अगर मैं बात करूं तो आप सभी को पता है कि जब आप प्रारंभ में अगर आपने एनरोल किया है तो आगे आपको जो ऑप्शनल की जो क्लासेस और सारी चीजें वो अवेलेबल कराई जाएंगी, जहां से आप समझ पाओगे। ठीक है, आंसर राइटिंग रोहन हम क्लास के साथ साथ करते हैं बच्चे। क्या आपको अब तक की बातें समझ में आई? प्लीज यस या नो बताइए। पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, सलमान, हम इन सभी वर्ड्स पर अभी आते हैं, है ना? डोंट वरी, हम इन सभी वर्ड्स पर आते हैं। पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, है ना? मेंस की प्रिपरेशन की टिप्स आप सभी बच्चे बार-बार पूछ रहे हैं कैसे, जैसे कि अभी एक स्टूडेंट ने मैसेज किया सलमान ने कि बेस आंसर राइटिंग। तो जैसे आज अगर मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन, आज मैंने आपसे बात की डेमोक्रेसी, तो यहाँ पर मैं आपको ये बता दूंगी कि डेमोक्रेसी का मतलब जो है वो ये है, और डेमोक्रेसी के जो पॉइंट्स है, जो इसके मेरिट डिमेरिट है वो ये है। ठीक है, और हमने इंडिया ने जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को अपनाया है उसके क्या फायदे हैं। तो यहाँ पर जब आप सारे टॉपिक को कवर कर लोगे, छोटे-छोटे सेक्शन आप स्टार्ट करो, लिखना शुरू करो। आंसर राइटिंग लिखने के लिए जो सही तरीका है कि आप इवन जब स्टार्ट करेंगे ना आंसर राइटिंग को, कि डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी टाइप, डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को लेके 50 क्वेश्चंस आपने 50 वर्ड्स आपने लिखे, तो इस तरीके से आप धीरे-धीरे करके जो है वो चीजों को स्टार्ट कर रहे होते हैं। क्लियर है? अब देखो, ओके, तो ये YouTube पे भी चूंकि क्लास आ रही है, इसलिए मैं कुछ बच्चों को बता देती हूँ कि कुछ बच्चे कहते हैं कि सेल्फ स्टडी कर ले, कुछ बच्चे कहते हैं कोचिंग करें, ऑनलाइन करें, ऑफलाइन करें। ये आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है, तो मैं आपको बता देती हूँ जिन बच्चों को लगता है कि सेल्फ स्टडी वो कर लेंगे, बहुत अच्छी बात है, आप डेफिनेटली कर सकते हैं। और ऐसे में मैम अपने बारे में कुछ बताओ, अब मेरे बारे में मत जानो, पॉलिटी के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन और यूपीएससी के बारे में जान लो। ठीक है, फिलहाल आपकी तसल्ली के लिए, आपके मन की शांति के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि मैं पिछले 7 साल से पॉलिटी पढ़ा रही हूँ। ठीक है, और यहाँ मैं आपको जो 20 क्लासेस लेने वाली हूँ, यहाँ पे जो मैं आपके 20 क्लासेस लेने वाली हूँ, उसमें मैं आपको बेसिक्स जो पॉलिटी के हैं मैं सारे पढ़ाऊंगी। ठीक है, चलिए, प्रीलिम्स प्रिपरेशन के लिए कुछ टिप्स अगर आप सभी बच्चे जो है मैं चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, टॉपिक के बाद आप सीधा उसके जो पीवाईक्यूज है मैं देखो, करंट अफेयर में क्या आ रहा है उसको देखो। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप परफेक्शन की तरफ जाएंगे ना, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप चीजों को समझेंगे, सिली मिस्टेक्स आपकी कम होंगी और उतना ज्यादा आप परफेक्शन की तरफ जाएंगे। कभी भी विदाउट स्टडी प्लान मत पढ़ो, आपके पास एक स्टडी प्लान होना चाहिए कि 1 मंथ में मुझे ये कवर करना है। अगर आप बैचेस के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं तो कम से कम आपने स्टडी प्लान में ये तो करो कि किस तरीके से आप, हाँ आगे हम फ्लो चार्ट के द्वारा ही पढ़ते हैं ना, मैं फ्लो चार्ट और सारी चीजें आपको बताऊंगी, पीवाईक्यू होंगे प्रीलिम्स मेंस के, उस तरीके से हम चलेंगे। ठीक है, तो अपना पूरा प्रॉपर स्टडी प्लान की जो भी आप 8 to 10 आवर्स अगर पढ़ रहे हैं, इस 8 to 10 आवर्स में आप कितने आवर्स पढ़ रहे हैं, क्या आपका स्टडी टाइप टेबल है, कि आपने आज के लिए जो टॉपिक है वह रखा है, ये सारी चीजें आप कीजिए। आज के लिए जो टॉपिक है वह रखा है, ये सारी चीजें आप कीजिए। ठीक है, एंड लास्ट की आपको रेगुलर प्रैक्टिस। देखो यूपीएससी जो है कंटिन्यूटी का गेम है, ऐसे बहुत सी प्रतिभाएं हैं, है ना, लगता है कि यार ये क्रैक कर सकते थे, पर क्या हुआ, कंटिन्यूटी का इशू होता है, एक अनुशासन वाला मुद्दा होता है, आपको कंटिन्यूटी के साथ जो काम है वह करना होता है। ठीक है, मोटिवेशन तो ऐसा रहता है कि आज मोटिवेशन है कर ली है, लेकिन पढ़ना तो आपको साल भर है ना, जिस वक्त मोटिवेशन नहीं भी होगा तब आपको टेंस होकर पढ़ना है, पर पढ़ाई तो आपको करनी है। तो कंटिन्यूटी एक जो है बनाए रखें, है ना। तो स्टडी प्लान बनाओ, मैनेज करो। सोनाली ये देखो, अच्छा टाइम मैनेजमेंट किस बच्चे ने पूछा है, प्रत्यक्ष, ओके। सो प्रत्यक्ष आप ऐसा करें, स्टडी प्लान अपना बना लें कि आपके 24 आवर्स में जो आपके हम कह सकते हैं जो प्रोडक्टिव आवर्स है, कि आपने 15 आवर्स है, 12 आवर्स, उन 12 आवर्स को डिवाइड करो कि ये मेरा कॉलेज का टाइम है, ये पढ़ने का टाइम है। तो बात हमेशा प्रायोरिटाइज करने की होती है कि आप अपनी लाइफ में किन चीजों की प्राथमिकता रखते हैं। अगर आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में स्टडी नहीं है, आपका पूरा दिन ऐसे ही बीत जाएगा, कोई पढ़ाई नहीं होगी। वही आपने सुबह से स्टार्ट कर लिया कि जहां बाकी बच्चे 9 बजे से अपना दिन शुरू करेंगे, आपने सुबह 4 बजे से उठ के जो है 3-4 घंटे अपनी पढ़ाई जो है कर ली। तो सबसे पहले आपने क्या किया, स्टार्ट कर लिया, है ना, अपना दिन ही आपने वहां से स्टार्ट किया। तो ये एक तरीका हो सकता है, जितना प्लान वे में चलोगे, जितना मैनेज करोगे, टाइम तो उतना ही है, आपको खुद को मैनेज करना होता है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि सबके पास 24 आवर्स हैं, आपके पास कितने हैं, 24 है, 48 है। जो बच्चे सक्सेस हो गए, जो बच्चे सफल हो गए, उनके पास भी वही टाइम था, उनके पास भी वही लाइफ थी, इसी जगह, इसी सोसाइटी में रहकर, इसी फैमिली में रहकर आपको इसी प्रेशर, इन्हीं सारी चीजों के बीच में रहकर यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी होती है। ऐसा नहीं होता है कि आपके पास 2 दिमाग है, एक अलग दिमाग है, दूसरा अलग दिमाग है ना, कि एक दिमाग जो है पूरा आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए रखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है बच्चों कि जो कुछ करना है वो आपको यही करना है, जो आपके पास 2-3 साल का समय है उसमें आपको करना है। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है, जितना स्टडी प्लान बनाओगे, जितना चीजों को मैनेज वे में चलोगे, कि मेरे पास 1 साल है, अगर मैं इन टॉपिक्स को ऐसे कवर करूंगा तभी पॉसिबिलिटी है कि मेरा पूरा जो सिलेबस है कवर हो जाए, अदरवाइज नहीं है। थोड़ा सा जो है सच्चाई को भी स्वीकारना सीखो। ठीक है, चलिए, तो अभी मैं आपको बेस का सिलेबस दिखाऊं, उसके पहले मैं कुछ चर्चा जो है थोड़ा सा पढ़ते हैं। हमने ट्रेंड की बात कर ली, है ना। अब पॉलिटी का आखिर जो मतलब है वह है क्या, आपके मन में प्रश्न आता होगा कि जो पॉलिटी है, आखिर हम पॉलिटी में पढ़ते क्या है, पॉलिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट आखिर है क्यों, पॉलिटी क्यों पढ़े, पॉलिटी का हमारे लिए जो इंपॉर्टेंस है वह क्यों है ना। तो बेसिकली जो पॉलिटी है, इसका मतलब होता है द स्कीम और सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड पॉलिटी। द स्कीम और सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, हमारा पूरा जो गवर्नमेंट है, जो सिस्टम किस तरीके से काम करता है, जो स्कीम्स है वह क्या है, इन सभी को हम क्या कहेंगे, पॉलिटी। यही सारी चीजें हमें पॉलिटी में पढ़नी होती है। ठीक है, तो बेसिकली पॉलिटी में हम क्या पढ़ते हैं कि जो गवर्नमेंट है वह किस तरीके से फंक्शन करती है, गवर्नमेंट की जो फंक्शनिंग है वह किस तरीके की है। अभी हम केवल कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अभी हम केवल पॉलिटी के कुछ ऐसे टर्म्स को समझने की कोशिश
जाएंगे, है ना। जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट किस तरीके से रन करेगा उसको जब हम पूरा समझते हैं, भाई पॉलिटी डील विद द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे कि आप देखेंगे कि हमने क्या किया है, आप ये बताओ कि आपने सेपरेशन ऑफ पावर सुना है? व्हाट इज सेपरेशन ऑफ पावर? आप देखेंगे तो बेसिकली गवर्नमेंट के 3 जो मेन ऑर्गन्स हैं इनके बारे में हम पढ़ते हैं विस्तार से, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, और ये हमने इनके बीच में क्या किया हुआ है, सेपरेशन किया हुआ है। सेपरेशन किस चीज का, कौन क्या करेगा? सेपरेशन किस चीज का, कौन क्या करेगा? फॉर एग्जांपल लेजिस्लेटिव या विधायिका की हम बात करेंगे, इसका मतलब क्या होता है? लेजिस्लेटिव वो बॉडी जो कि लॉ मेकिंग करेगी, थ्रू मेकिंग लॉ, फिक्स है कि ये लॉ बनाएगी, है ना। और हमारे यहाँ अगर हम कहें कि सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी जो है वो कौन सी है? सुप्रीम लेजिस्लेटिव अगर हम बॉडी की बात करें वह कौन सी है? पार्लियामेंट, है ना। हाँ, डिवीजन ऑफ पावर, ये हम 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट की बात करें, स्फूर्ति। चलिए, इसके अलावा देखो एग्जीक्यूटिव की बात करें, एग्जीक्यूटिव मतलब हिंदी में भी थोड़ा सा शब्द सुन लो, कार्यपालिका। तो जो लॉ मेकिंग हो रहा है उसी लॉ मेकिंग को इंप्लीमेंट करने के लिए एग्जीक्यूटिव। और आप जो ब्यूरोक्रेट बनने का सपना देखते हैं, आप किसका पार्ट बनोगे? आप किसका पार्ट बनोगे बताओ जरा? आप एग्जीक्यूटिव का पार्ट बनना चाहते हैं, आप कार्यपालिका का पार्ट बनना चाहते हैं कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी मनरेगा जो योजना है, आयुष्मान भारत जो योजना है, या किसी भी तरह की जो योजना है वह गवर्नमेंट ने तो लेकर आई, बट उस आप देखेंगे कि उस योजना को डायरेक्टली एक जो एसडीएम है वह अपने क्षेत्र के लोगों को देता है। तो यहाँ पर क्या है कि बेसिकली जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव भी 2 तरीके के होते हैं, एक होता है पॉलिटिकल, जिसमें कि नेता जो है पॉलिटिशियंस है वह आगे, जिनका की जो टेन्योर है वह कैसा होता है, टेम्परेरी होगा कि ये 5 ईयर के लिए, आज है कल नहीं है, उन्हीं के साथ मिलकर काम करेंगे ब्यूरोक्रेट्स। तो ब्यूरोक्रेट्स का मेन काम क्या होगा कि ये जो बेसिकली पॉलिसी मेकिंग हुई थी इसका इंप्लीमेंटेशन कराना, जो गवर्नमेंट ने जो स्कीम बनाई थी उस स्कीम का फायदा ऐसे लोगों को देना। अब गवर्नमेंट ने बता दिया कि जो ट्रांसजेंडर्स है उनको ये जो चीजें है वह दी जाएगी, ये जो फैसिलिटीज है वह दी जाएगी, ये जो हेल्थ फैसिलिटीज है वह दी जाएगी, ये जो एजुकेशन फैसिलिटीज है वह दी जाएगी। और ऐसे में क्या किया कि जो एग्जीक्यूटिव है वो बेसिकली ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रही है। तो यहाँ पर देखो कि एग्जीक्यूटिव का काम क्या होगा, इंप्लीमेंटेशन, इंप्लीमेंटेशन, तो मेकिंग लॉ एंड इंप्लीमेंट। अब जुडिशरी क्या करेगी? जुडिशरी क्या करेगी? जो लॉ बना था, है ना, अब इस लॉ का तो वायलेशन हो रहा है, लॉ का अगर वायलेशन हो रहा है तो कोई तो होना चाहिए जिसका एनफोर्समेंट करा सके। तो जुडिशरी का काम क्या होगा कि अगर लॉ वायलेट हुआ है तो जस्टिस करने का काम जुडिशरी का है ना। अच्छा एक बात बताओ, पॉलिटी में हम ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं, हम फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट की यहाँ पर बार-बार बात कर रहे हैं, हम उस पर भी आ रही हूँ, साक्षी कह रही चेक एंड बैलेंस, कहीं ना कहीं पढ़ रखा है आपने, है ना। बहुत अच्छी बात है, थोड़ा बहुत पहले से पता हो तो सारी चीजें हो जाती हैं। चलिए, सब मिलेगा भैया, नोट्स वोट सब मिलेंगे, परेशान नहीं होना है। हाँ, तो जुडिशरी का काम क्या होगा कि जो लॉ वायलेशन हो रहा है ना, उसको प्रोटेक्ट करने का काम, तो प्रोटेक्ट द लॉ, ये काम हो गया जुडिशरी का। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं, इतना समझ में आ रहा? पॉलिटी मतलब सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, किस तरीके से इसकी फंक्शनिंग है, ये किस तरीके से काम करेगी। अब एक अगली बात आ गई, एक बात बताओ, ये डिसाइड किसने कर दिया कि ये लॉ मेकिंग बॉडी होगी, इंप्लीमेंट करने का काम करेगी जुडिशरी, जो है जस्टिस का काम करेगी। ये डिसाइड किसने किया? ये डिसाइड किसने किया? ये डिसाइड किसने किया? तो ये सारी चीजें डिसाइड करने के लिए हमारे पास है कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है हमारे पास? कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान है। एंड व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? अच्छा ये बताओ संविधान का मतलब क्या है? ये सारी चीजें कौन डिसाइड करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। हमने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको बना दिया, कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो बातें हैं वो लिखी हुई हैं, ठीक है। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? अ सेट ऑफ फंडामेंटल रूल्स। होता क्या है कि जब, अच्छा एक बात बताओ, हम इस बात को शुरू करते हैं अपनी एक फैमिली से, कि जब हम एक फैमिली की बात करेंगे, एक परिवार की बात करते हैं, तो अगर उसमें 5 मेंबर्स हैं तो उसमें भी कुछ चीजें जो है डिसाइड रहती है कि इस घर, ये जो घर है वह कैसे चलेगा, किसके आदेश के अनुसार चलेगा। मम्मी ज्यादा डोमिनेटिंग रहेगी या पापा ज्यादा डोमिनेटिंग रहेंगे, ठीक है। भाई बहनों के बीच में जो आपसी बंटवारा हो रहा है, जो चीजों का बंटवारा घर में हो रहा है ना, जब वो बच्चे हैं उनके बीच में ही जो ड्यूटीज हो रही है वो आखिर क्या क्या होंगी। जैसे कि बचपन से सिखा दिया जाता है कि जो गर्ल्स हैं अगर मेहमान आ रहे हैं तो वो मम्मी के साथ किचन में चली जाएंगी, और घर के बाहर अगर वो सामान लेने जाना है तो वो काम घर के लड़के करेंगे। कुछ रूल्स बन गए ना, और इन्हीं रूल्स को हम आगे प्रेजुडिस स्टीरियोटाइप्स में पढ़ते हैं कि हमारा जो समाज है ना वो समाज किस पे डिपेंड होता है, कुछ प्रेजुडिस पे। भाई जब पक्की धारणाएं बन जाती है उसको हम स्टीरियोटाइप्स कह देते हैं। उसी से लिए हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं, उसलिए हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं कि आपने क्या किया, जो वुमेन्स है, जो गर्ल्स है, उनको घर के अंदर का काम दे दिया और घर के बाहर और जो सोसाइटी का काम है, सोशल होने का काम है, वो लड़कों के जिम्मे आ गया, है ना। तो यहाँ पर देखो कि जब एक परिवार के लिए रूल्स होते हैं, एक सोसाइटी, और अगर वहीं पे ज्वाइंट फैमिली हो, बहुत समय बाद मैंने हम अभी सेमिनार जो है वह करके आए पटना, लखनऊ और प्रयागराज में, तो बहुत समय बाद एक ज्वाइंट फैमिली मैंने देखी जिसमें कि जो 3 भाई हैं वो साथ में रह रहे हैं, ठीक है। 3 भाई मतलब उनकी फैमिली विद फैमिली साथ में रह रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है कि आज जो ज्वाइंट फैमिली है वो अब आपको बड़ी मुश्किल से दिखाई देगी, है ना। गांव में भी आप देखेंगे तो न्यूक्लियर जो फैमिली उसका कॉन्सेप्ट ज्यादा आ गया है। तो यहाँ पर देखो कि अगर कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली कुछ लिमिटेशंस होगी कि देखो ये ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे तभी वो लंबे समय तक जो साथ में है रह पाते हैं। तो जब एक फैमिली के लिए, अच्छा एक बात और बताओ, आप सभी क्रिकेट को जानते हैं क्या? क्रिकेट मुझे लगता है सभी जानते हैं। अब आप देखेंगे कि क्रिकेट में जो प्लेयर्स हैं, या चलो क्रिकेट नहीं फुटबॉल की बात करते हैं, कि फुटबॉल में अगर 11 प्लेयर्स हैं तो उसमें भी डिसाइडेड होगा कि जो गोल बेसिकली बचाता है, आप देखेंगे कि केवल वही जो है वह हाथ से टच कर सकता है बॉल को, वो फॉल नहीं होगा। लेकिन बाकी कोई भी खिलाड़ी जो है अगर हाथ से बॉल को टच कर लेंगे वो आउट हो जाएगा, वो फॉल माना जाएगा।
ये हमने पढ़ा ना, जानते हैं ना ये सब हम। तो यहाँ पर क्या है कि बेसिकली हमने एक रूल बना दिए, अगर गेम के 11 प्लेयर्स के लिए रूल बनेगा तो एक ऐसी सोसाइटी जो इतना डाइवर्स कल्चर है, इतना डाइवर्स ट्रेडिशन है, इतना डाइवर्स हम कहेंगे, चाहे रिलीजन की बात करें, चाहे रीजन की बात करें, चाहे कॉस्ट्यूम की बात करें, ट्रेडिशंस की बात करें, हम अपने कस्टम्स की बात करें, तो हम अपने जो सेलिब्रेशन है उसकी बात करें, भाषा की बात करें, ये सारी चीजें कैसी है, बड़ी अलग अलग है ना। तो डेफिनेटली सबको रहना तो साथ में है। अगर हम सबको हमें साथ में ही रहना तो क्यों ना हम कुछ ऐसे बेसिक रूल्स बना ले कि देखो ये फंडामेंटल राइट तो हिंदू का भी होगा, ये फंडामेंटल राइट मुस्लिम का भी होगा, ये राइट्स जो है वुमेन को भी दिए जाएंगे, ये राइट्स जो है मेन को भी दिए जाएंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि बेसिकली हमने कुछ एक रूल बुक बना ली कि जो सोसाइटी है उसमें ये बेसिक रूल्स होंगे। आया समझ में? तो बेसिकली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है क्या है, अ सेट ऑफ फंडामेंटल रूल्स, सेट ऑफ फंडामेंटल रूल्स। हमने कुछ बेसिक रूल्स बना लिए कि चूंकि एक जो सोसाइटी है उसमें हमें मिनिमम कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ी। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा 2023 में, मैं स्टार लगा के ये क्वेश्चन आपको हमेशा पूरी क्लास में बताती रहूंगी जहां जहां से भी क्वेश्चन आए, और उसमें ये पूछा गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका काम क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिकली ऑब्जेक्ट पूछा गया था, कॉन्स्टिट्यूशन का जो ऑब्जेक्ट है वह क्या है, और आपको यहाँ पर एबीसीडी करके 4 ऑप्शंस दे दिए, और ये बहुत आसानी से हो सकता था क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन था जो कि एनसीईआरटी से आया हुआ था। ठीक है बच्चे, जैसे ये क्वेश्चन पूछा है कि मैम जितना आप पढ़ाएंगी क्या वो काफी है। मैंने आपको टॉपिक्स बता दिए कि यूपीएससी के जो टॉपिक्स है उस वो आपके जो एनसीईआरटी में वो हम सारे कवर करेंगे विद पीवाईक्यू विद मेथ्स। इसके अलावा जो स्टैंडर्ड क्लासेस है, जो कि आप प्रारंभ बेस क्लासेस को देख रहे हैं, 3 ईयर प्रोग्राम है ना, 2+1, तो जो आपको स्टैंडर्ड का पोर्शन है काफी सारी ऐसी चीजें होंगी, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको कॉन्स्टिट्यूशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी सारी नहीं पढ़ा रही हूँ, और भी कुछ चीजें जो कुछ डेप्थ से हम नहीं जाएंगे वो आपको बाद में स्टैंडर्ड क्लासेस में भरत सर जो है वह पढ़ाएंगे, है ना, भरत सर पढ़ाएंगे। चलिए तो यहाँ पर हम देखेंगे, हाँ इस पर अभी हम आएंगे अबू कि आपने पूछा है कि डिस्क्रिमिनेशन जो है कैसे हो रहा है, क्या चीजें है, डेफिनेटली बच्चे हम इस पर बात करेंगे। तो यहाँ पर देखो कि सेट ऑफ फंडामेंटल रूल्स है, क्या है, कुछ बेसिक रूल का हमने जो सेट है वह बना लिया, हमारी जो सोसाइटी है वह इस तरीके से जो काम है वह करेगी। और अगर हम देखेंगे कि बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड है, ये कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड कहां से आया, लैटिन वर्ड जो कॉन्स्टिट्यूट्स है वहां से आया, कम फ्रॉम लैटिन वर्ड। लिख लीजिए इस वर्ड को, कॉन्स्टिट्यूट्स, एंड इस वर्ड का मतलब होता है टू सेटअप, किसी चीज को क्या करना, सेटअप करना, स्टैब्लिश करना, सेटअप करना, स्टैब्लिश करना। तो बेसिकली अ सेट ऑफ फंडामेंटल रूल्स दैट डिटरमाइन हाउ अ कंट्री एंड और पूरा जो सोसाइटी है वो किस तरीके से रन करेगा, हमारी जो गवर्नमेंट है, जो हमारी सोसाइटी है वह किस तरीके से रन करेगी। इसके लिए हमें क्या जरूरी होता है, इसके लिए हमें जरूरी होगा कि हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, ताकि हमें मिनिमम जो चीजें हैं, है ना, ताकि हमें जो मिनिमम कोऑर्डिनेशन है वह करना पड़े और सभी लोग जो है साथ में सोसाइटी में पीसफुल तरीके से रह सके। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमें इसलिए भी चाहिए कि जो लोग हैं और जो गवर्नमेंट है, जो लोग हैं, ठीक है, हम सिटीजन्स की अगर हम बात करें, सिटीजन्स एंड जो पीपल है, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वह क्या होगा, इन दोनों के बीच की जो रिलेशनशिप है वह क्या होगी, इसको डिफाइन करने के लिए भी हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जरूरत होती है। आप सभी को पता होगा, जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स मैसेज भी कर रहे थे कि डॉक्टर अंबेडकर को फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है ना, काफी उनका योगदान था, उनके बहुत सारे ऐसे थॉट्स हैं, ऐसे विचार हैं जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्ट मिल जाते हैं। अच्छा कोई मुझे ये बताएगा कि उन्होंने किस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा, एनीवन, गुनगुन बताओ जरा, गुनगुन मंगल ज्योति, हिंदी में भी नोट आ रही, हिंदी इंग्लिश का छोड़ो भाई, आपका इंग्लिश का बैच है, समझाने की भाषा, करने की भाषा, जो टर्म्स होंगे उनकी भाषा इंग्लिश होगी, स्क्रिप्ट की भाषा इंग्लिश होगी, समझाने वाली जो बातें हैं वो सारी हिंदी में है ना, क्लियर है? हाँ काफी बच्चों ने आंसर दिया, वेरी गुड। आर्टिकल 42 कौन लिख रहा है भाई, 36 कौन लिख रहा है, आर्टिकल 32, एंड व्हाट इज आंसर दिया, वेरी गुड। आर्टिकल 42 कौन लिख रहा है भाई, 36 कौन लिख रहा है, आर्टिकल 32, एंड व्हाट इज आर्टिकल 32, सूरज बताओ जरा, शुभ, पंकज, व्हाट इज आर्टिकल 32। तो यहां हम बात कर रहे हैं पॉलिटी के कुछ कॉन्सेप्ट्स की, ठीक है। अब देखो, तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन मतलब फंडामेंटल लॉ written or unwritten that establish the character of the government by defining the basic principles to which society must conform। तो कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा ये बताओ, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आप जब कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को पढ़ेंगे, मैं आगे अभी आपसे बात जो है प्रियम्बल की भी करूंगी, तो आप देखेंगे कि उसमें एक डेट लिखी हुई है 26 नवंबर 1949। ये कौन सी डेट है आप मुझे बताइए। इस दिन हम कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाते हैं, संविधान दिवस भी मनाते हैं। इस दिन हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन डे, हमारा जो संविधान है वो क्या हुआ था, बताइए जल्दी से, ये कौन सी डेट है? हाँ डेफिनेटली हमने इस दिन क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। और अगर हम ये कहें 26 जन 1950, इस दिन कौन क्या मनाते हैं, रिपब्लिक डे। इस दिन क्या हुआ था, इस दिन क्या हुआ था, एनीवन? इस दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इस दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमने उसको लागू किया था।
कंप्लीट तरीके से पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमने उसको लागू किया था। तो हमारे प्रियम्बल जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे फर्स्ट सेंटेंस है, हमारे संविधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे फर्स्ट सेंटेंस है। आपको मैं बता दूं कि आपका जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन की जो मूल प्रति है, ठीक है, ये जो कॉपी होगी ये कॉपी टाइप नहीं है बल्कि ये कैलीग्राफर। आप देखेंगे कि आपको जो डिग्री दी जाती है एमकॉम की, जैसे कि मैंने एमकॉम किया होगा, ठीक है, एमकॉम की बीकॉम की जो भी आपको डिग्री मिलती है उसमें बहुत सुंदर राइटिंग से, कर्सिव राइटिंग से जो वर्ड्स में लिखे होते हैं। तो कैलीग्राफी किसने की थी? हिंदी वाली की प्रेम बिहारी नारायण ने। प्रेम उनका नाम था, आगे नाम जो उनके दादाजी का लगा हुआ था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। अभी मैं केवल आपको झलक बता रही हूँ सारी चीजों की, कि आपको इंटरेस्ट जो है डेवलप हो कि हम आगे आने वाली जो 20 क्लासेस होगी आप उसमें क्या पढ़ोगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर हमने देखा कि एक हमने फंडामेंटल जो लॉ है, फंडामेंटल जो रूल्स है, बेसिक रूल्स है, वो हमने सारे इसमें बना रखे हैं। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक बात कही जाती है, थोड़ी सी बात राइट्स की करते हैं। व्हाट इज राइट? राइट का मतलब क्या होता है? अधिकार, राइट्स, है ना। आप देखेंगे कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट 3 है इसमें आपको कुछ फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स, जिसे कि कॉन्स्टिट्यूशन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है ना। तो उस फंडामेंटल राइट्स की जो बात है वह की गई है। आपको याद होगा कि पहले ये राइट जो है वह 7 राइट्स थे जब हमारा संविधान लागू हुआ। उसके बाद जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी है, जब उसको हटा दिया तो अभी आपके 6 फंडामेंटल राइट्स है। लेकिन ये जो फंडामेंटल राइट्स है, आप देखेंगे कि जो जुडिशरी है वह इंटरप्रेटर है कॉन्स्टिट्यूशन का। संविधान की जो व्याख्या है, जो फाइनल इंटरप्रेटर है, ये पावर किसके पास है? ये पावर जुडिशरी के पास है। तो जो जुडिशरी है वो फाइनली इंटरप्रेट करेगी। और इस तरीके से यूपीएससी ने एक क्वेश्चन और पूछा कि जो हमारे राइट्स है उसकी जो लिस्ट लगातार लंबी होती जा रही है, उसके पीछे जुडिशरी का क्या रोल है। और ये सारी बातें हम इसमें पढ़ते हैं कि हमारे पास, जैसे कि पहले हम राइट टू लाइवलीहुड की बात नहीं कर रहे, राइट टू फूड, राइट टू वाटर, राइट टू हेल्थ, राइट टू बी फॉरगॉटन, ये राइट टू प्राइवेसी लास्ट में पूछा गया। कई बार राइट टू प्राइवेसी के जो क्वेश्चन है आए। तो यहाँ पर देखो कि जो जुडिशरी है वह नई नई व्याख्याएं जब कर देती है, जब कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर देती है, तब ऐसे में कुछ नया जो राइट है किसी केस में निकल के आ जाता है। इस तरीके से जो उसका हॉरिजॉन्टल एक जो हम कहें कि हो गया है, ठीक है। अब देखो यूपीएससी में 2017 का मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ। एग्जामिन द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट इन द लाइट ऑफ द लेटेस्ट जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन राइट टू प्राइवेसी। तो हम बात करेंगे, जब फंडामेंटल राइट की बात करेंगे तो हम राइट टू प्राइवेसी की बात करेंगे। आपको किसका अधिकार है? निष्ठा का, गोपनीयता का अधिकार है, ठीक है। तो राइट टू प्राइवेसी का जो मामला है वह कैसे फंडामेंटल राइट, सबसे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपका, जो आप बार बार पढ़ेंगे। यूपीएससी ने कई बार उस आर्टिकल को पूछा, आर्टिकल 21 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका जो फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21, जो कि कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। किसकी बात करता है? राइट टू लाइफ की बात करता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और इसके कई इंटरप्रिटेशंस जो है जुडिशरी के द्वारा किए गए। पहले इसमें फूड की बात नहीं की गई थी, फिर इसमें फूड को शामिल किया गया। वो अलग अलग केसेस है। अब यूपीएससी ने मान लीजिए राइट टू फूड के बारे में पूछ लिया, तो कभी राइट टू किसके बारे में पूछा? लाइवलीहुड के बारे में पूछ लिया, ठीक है। और ऐसे ही यूपीएससी ने क्वेश्चन जो है वन में आएगी। किस में आ जाएगी? आपकी आर्टिकल 21 में आ जाएगी। तो यहाँ पर आपका राइट टू प्राइवेसी को लेके मैं आपको बता दूं कि ये शायद तीसरा और चौथा ऐसा, मतलब 3-4 टाइम्स ये जो क्वेश्चन है राइट टू प्राइवेसी के ऊपर में आ चुका है प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों में, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। अच्छा, बेसिकली अगर हम देखें राइट्स आखिर है क्या, आप राइट से क्या समझते हैं, आप मुझे बताएंगे व्हाट इज राइट्स? अधिकारों का मतलब आखिर है क्या? जब हम कहते हैं कि ये मेरा राइट है, तो पॉलिटी पढ़ने का एक फायदा ये है कि आपको अपने अधिकार जो है वह रहेंगे ना, आपको घर में डिबेट करने में बड़ी आसानी होगी कि मुझे ये अधिकार है। तो राइट बेसिकली है क्या? हाँ, डेफिनेटली आर्या, डेफिनेटली वेरी गुड। राइट आर द क्लेम ऑफ इंडिविजुअल व्हिच आर अप्रूव्ड बाय द सोसाइटी। बट इसमें आपने एक शब्द जो है वो आपका नहीं लिखा है ना, और ये जो आपका मिस है वो है सैंक्शन्ड बाय लॉ। तो बेसिकली हम देखेंगे कि जो हमारे राइट्स है ना, राइट्स का मतलब होता है कि एक आपका जस्टिफाई क्लेम होगा। ऐसा नहीं कि आप गलत क्लेम कर रहे हैं। आपका जो दावा है, जो आज इस चीज को आप क्लेम कर रहे हैं, ये दावा आपका जस्टिफाई होना चाहिए। जैसे कि आप कह रहे हो कि आपके पास, आपको राइट टू एजुकेशन है, राइट टू एजुकेशन है ना। अगर आप ये कहो कि मुझे किसी को मारने का अधिकार है, तो वो आपका राइट नहीं है, क्योंकि वो जस्टिफाई नहीं है। तो आपका जो क्लेम है वो जस्टिफाई होना चाहिए। तो अधिकार क्या है? एक ऐसा दावा जो कि जस्टिफाई हो, एक ऐसा क्लेम जो कि जस्टिफाई हो, ठीक है। इसके अलावा देखो, दूसरी बात इसमें यह कही जाती है कि जो सोसाइटी है वह इसको रिकॉग्नाइज करे। सोसाइटी मस्ट बी रिकॉग्नाइज। अगर सोसाइटी ने इसको मान्यता नहीं दी गई है, तब ऐसे राइट को हम नहीं मान सकते। हमारा जो समाज है अगर ये नहीं मान रहा है कि ये राइट होगा, हम नहीं मान सकते उसको, है ना। तो सोसाइटी इसको माने। जैसे कि आप देखिए होमोसेक्सुअलिटी को, आप देखेंगे कि जो जहां पहले वह क्राइम हुआ करता था, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये क्राइम नहीं है, ये किसी की चॉइस हो सकती है। यहाँ मामला चॉइस का हो सकता है। तो यहाँ पर देखो कि बेसिकली अगर सोसाइटी उस चीज को नहीं मान रही है, गवर्नमेंट भले लॉ लेकर आ जाए और उसको डिक्रिमिनलाइज कर दे, उसके बाद भी सोसाइटी नहीं मानती इसको। अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे दो जो मेल है या जो दो फीमेल है, अगर वे आपस में शादी कर लेते हैं, शायद ये कि हम आप उस शादी में जाएं,
ऐसा क्यों है? हमने ऑलरेडी हमारी जो अपब्रिंगिंग है, हमारी जो सोसाइटी की परिवार जैसी जो संस्था है, वह मेल और फीमेल के बीच ही हो सकती है और यही नेचुरल है। तो यहाँ पर देखो कि सोसाइटी का रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है ना। इसके अलावा देखो तीसरी और इंपॉर्टेंट बात कि अगर जस्टिफाई क्लेम भी है, सोसाइटी भी मान जाए, लेकिन लॉ सेंशन ना करे, ऐसे राइट को हम केवल नेचुरल राइट कह सकते हैं। ये वैसा ही होगा कि अच्छी अच्छी बातें तो दीवारों पे भी लिखी रहती है पर उसका कुछ इंप्लीमेंटेशन है ही नहीं। तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशन में किसी चीज को लिख देते हैं, कोई सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट पारित कर देता है, हमारे पास एक आधार हो जाता है कि हम इस चीज को इंप्लीमेंट जो है करा सकें। यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा जो कि इसी से था कि अगर वुमेन जस्टिस की बात अगर करनी है, अगर इस चीज को कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल कर दिया गया तब इससे क्या फायदा होगा, इससे बेनिफिट क्या होगा। 4 ऑप्शंस दे दिए। इससे बेनिफिट ये होगा कि अगर लॉ बन गया तो उसके लिए लड़ना बहुत आसान हो जाएगा। अगर लॉ बन गया हमारे देश में इसलिए कई चीजों में सुधार नहीं हो पाता क्योंकि लॉ नहीं है, कैसे इंप्लीमेंट करोगे। अभी आपने देखा, चाहे आपने कलकत्ता रेप केस को देखा हो या इसके अलावा भी कई ऐसे रेप केस, जब इस तरीके से इतने ब्रूटली तरीके से चीजें होती है तब पूरा देश मोमबत्ती लेके खड़ा हो जाता है। लेकिन चूंकि हमारे अभी भी डेफिनेटली ऐसे लॉ नहीं है या फिर ऐसे लॉ का इंप्लीमेंटेशन नहीं है। अगर लॉ है तो लॉ में चीजें फिट नहीं बैठती, ऐसे लॉ का इंप्लीमेंटेशन नहीं है और इसी तरह इसी वजह से ये हमारी किसकी प्रॉब्लम होगी, ये हमारे पूरा जो सिस्टम है गवर्नमेंट का उसकी प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर देखो कि सोसाइटी रिकॉग्नाइज करे, लेकिन बहुत जरूरी है कि ये जो हमारा कानून है, जो लॉ है, इसको ये सजेशन करे। ठीक है, तो जस्टिफाई क्लेम हो, सोसाइटी जो है इसको रिकॉग्नाइज करे और जो हमारा लॉ है, ठीक है, ये सजेशन करे। तो यहाँ पर ये बहुत जरूरी है। आगे हम इसमें अच्छा एक बात बताओ, हर वो चीज जो मैं समझू कि ये मेरा अधिकार है, हर वो चीज जिसे मैं समझू कि ये मेरा अधिकार है, ये मेरी इच्छा है, क्या वो मेरा राइट हो सकता है? बताओ जरा इस बात को, बताइए जरा। तो अगर मैं आपसे ये कहूं व्हाट आई वांट, ये फर्स्ट क्लास है ना, और हो सकता है कुछ स्टूडेंट ऐसे हो जिन्होंने बीच में से क्लास को ज्वाइन किया है। तो स्टार्टिंग से ही मैंने सारी चीजें आपको बता दी कि आज हम केवल कुछ टॉपिक्स पर जो डिस्कशन है वह कर रहे हैं, है ना, कि पॉलिटी में हम क्या क्या पढ़ते हैं, किस तरीके से चीजों को पढ़ते हैं, और बेसिक्स में तो बार बार मैं उन चीजों को नहीं बताऊंगी। चलिए, तो व्हाट आई वांट एंड डेजिग्नेटेड एज अ राइट एंड डेजिग्नेटेड, ये मेंस के क्वेश्चंस होते हैं इस तरीके से मेंस के क्वेश्चन आ जाते हैं कि क्या जो आपकी इच्छा है, क्या वो आपका अधिकार हो। जैसे कि आपकी इच्छा है कि आप अपने पड़ोसी की हत्या कर दें, तो क्या आपका ये अधिकार हो सकता है? बताइए जरा। सो व्हाट आई वांट एंड डेजिग्नेटेड एज अ राइट, इन दोनों के बीच में क्या है? अंतर है, डिस्टिंक्शन, एक अंतर है। क्योंकि जो भी आप चाहें, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आप स्कूल में जाते हैं, हम लोग अभी एक कॉलेज गए थे, उस कॉलेज में स्कूल जैसी ड्रेस थी, मतलब जैसे स्कूल में नहीं होती सभी की सेम ड्रेस, वैसी ही ड्रेस थी, स्कूल वाली ड्रेस थी। मतलब उन्हें वो फ्रीडम नहीं मिली कि हम सोचते हैं कि कॉलेज जाएंगे तो बहुत रंग बिरंगे कपड़े पहनेंगे, ऐसा पॉसिबल बच्चों के लिए नहीं हुआ, उन बच्चों के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। लेकिन फिर भी अगर हम सामान्य रूप से देखें तो जब हम स्कूल जाते हैं तब हमारी जो ड्रेस है वह एक जैसी होती है। ठीक है, तो स्कूल में आपको पता है कि आपकी यूनिफॉर्म वही है कि आपकी सैटरडे एंड वेडनेसडे जो है वह व्हाइट ड्रेस चलेगी, बाकी दिन जो है आपकी और जो ड्रेस है वह चलेगी। सो स्कूल में अगर आप सोचे कि मैं हाँ एक दिन जरूर छूटा रहता था जब आपका बर्थडे हो, और इससे पता भी चल जाता था बाकी सबको कि ये बर्थडे बॉय है, ये बर्थडे गर्ल है ना, चॉकलेट बांटने में भी आसानी होती थी। तो अगर मैं ये सोचूं कि मैं डेली अपने मनपसंद के जो कपड़े हैं वह पहनकर मैं जाऊं, तब क्या आप इसको मानेंगे कि ये आपका राइट हो? सो व्हाट आई वांट एंड डेजिग्नेटेड एज अ राइट, इन दोनों के बीच में डेफिनेटली एक अंतर होता है और होना भी चाहिए, है ना। हमारे कॉलेज में भी यूनिफॉर्म है, कोई बात नहीं, है ना। सो बेसिकली हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच में जो एक अंतर आपको दिखता है कि देखो आपका जो क्लेम है वह राइट होना चाहिए, राइट क्लेम, तभी आप उसको एज अ राइट जो है वह कर सकते हो। आपकी लाइफ की डिग्निटी के लिए जो बहुत ज्यादा जरूरी है कि मुझे अपने जीवन को डिग्निफाइड वे में जीने के लिए जरूरी है, तो वो मेरा राइट होगा। लेकिन अगर मैं ये सोचूं, देखो राइट टू एजुकेशन तो राइट है, अब इस बात को समझिए, व्हाट आई वांट एंड डेजिग्नेटेड एज अ राइट, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली हम ये कहेंगे बेसिकली कि जो हमारे वेलबींग के लिए इंपॉर्टेंट है, वेलबींग एंड डेवलपमेंट, तो ये तो हम एज अ राइट इसको, एंड हमारे डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, इसको तो हम एज अ राइट क्लेम कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे लिए और पूरी सोसाइटी के लिए अगर वो खतरनाक है, ठीक है, इंजूरियस है, तब ऐसे में हम इसको एज अ राइट क्लेम नहीं कर सकते। सो इफ एन वेलबींग, तो अगर कोई ऐसी एक्टिविटी है तो इसको हम एज अ राइट क्लेम नहीं कर सकते। जैसे कि आप इसमें तो कह दोगे कि मेरे डेवलपमेंट के लिए भाई एजुकेशन शिक्षा बहुत जरूरी है, तो एजुकेशन तो आप एज अ राइट क्लेम करोगे, है ना। लेकिन अगर ये कहा जाए कि आपको राइट टू ड्रग और राइट टू स्मोक हो, राइट टू स्मोक और ड्रग, तो आप इसको नहीं क्लेम कर सकते कि ये आपका राइट हो। आप इसको नहीं क्लेम कर सकते ना, तो आपके जो क्लेम है वो जस्टिफाई, यही जस्टिफाई क्लेम है। मतलब आप गलत चीज ना मांगे, वही बात है कि आप पड़ोसी को अगर आप ये कहें कि मुझे राइट टू स्पीच है, मुझे बोलने का अधिकार है, लेकिन आप किसी को ऐसे भड़का दो और एक भीड़ के द्वारा, ये एनसीईआरटी में एग्जांपल्स दिए तो मैं आपको वही दे रही हूं, ये मत सोचना मैं हिंसक एग्जांपल जो है कैसे दे रही है। तो यहाँ पर क्या है कि बच्चों जो आपकी जस्टिफाई क्लेम है वही आप एज अ राइट बोल सकते हो। अगर इंजूरियस है फॉर किसी इंडिविजुअल के लिए, सोसाइटी के लिए, आप उसको एज अ राइट क्लेम नहीं कर सकते। तो क्योंकि अगर हम बात करें कि हेल्थ वेलबींग एंड सोसाइटी, कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं तो डेली ड्रिंक करूंगा, तो उससे सोसाइटी पे क्या फर्क पड़ेगा, ये तो मेरा राइट है, लेकिन वो आपका राइट नहीं है। ऐसा क्यों है?
ऐसा इसलिए है क्योंकि धीरे धीरे जो व्यक्ति है, ठीक है, जो डेली ड्रिंक कर रहा है, डेली स्मोक कर रहा है या फिर और भी सारी चीजें हैं, तो ये जो ड्रग एडिक्टेड अगर वो हो रहा है तो धीरे धीरे क्या होता है, उसकी जो टेंडेंसी है वो चेंज होती है, धीरे धीरे टेंडेंसी चेंज। आप अगर देखेंगे तो कोविड के समय में जब बहुत ज्यादा जो शराब है उसकी भी ब्लैक मार्केटिंग होने लगी थी, क्योंकि चीजों का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो रुक गया था, बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो जब लोग घर में पैक हुए, ड्रिंक करना स्टार्ट किया, वैसे तो कर ही रहे थे बाहर जाके, बट बाहर और मनोरंजन हो जाते थे, घर में जब ये करना हुआ तो डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस बढ़ गए थे, और इन केसेस का सीधा संबंध किस चीज से था, ड्रिंक करने की आदत से था। आप देखेंगे कि ज्यादातर ऐसे घरों में डोमेस्टिक वायलेंस या मारपीट अगर आप अपने चारों तरफ भी देखेंगे तो 90% आपको ऐसे घर मिलेंगे कि जहां पर डोमेस्टिक वायलेंस के पीछे या उनके घर की कंडीशन के पीछे या अगर उनकी जो आर्थिक स्थिति है वह खराब है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, उसके पीछे एक ही रीजन है, शराब। तो यहाँ पर क्या है कि आप ये कहो कि राइट टू स्मोक और ड्रग केवल मुझे प्रभावित कर रहा है और इसलिए ये मेरा राइट है, बिल्कुल भी राइट नहीं है, क्योंकि ये धीरे धीरे आपकी मेंटल जो स्टेबिलिटी उसको प्रभावित करेगा। आप मारपीट हिंसा को उतर आओगे। आप देखेंगे कि जितने भी 90% है ना, 100% की बात नहीं करिए, चाहे आप किसी भी तरीके के क्राइम की बात कर लें, उसमें जो ड्रिंकिंग पर्सन थे उन्होंने किया। तो यहाँ पर स्मोक है, ड्रग है, ये चूंकि आपके इंडिविजुअल और सोसाइटी के लिए इंजूरियस है, इस वजह से हम इसको एज अ राइट क्लेम नहीं कर सकते। तो राइट्स कैसे होना चाहिए, व्हाट आई वांट एंड डेजिग्नेटेड एज अ राइट, क्या ये दोनों चीजें सेम है? नहीं है ना। समझ में आया? समझ में आया? हाँ, डेफिनेटली इफ समथिंग इज हार्मिंग इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, जैसे कि कोई ये कह दे, अरे ये जब अमित जब आगे बच्चे हम नोट्स बनाएंगे डेफिनेटली हम बहुत लंबे बनाएंगे, अभी हम केवल चीजों को समझ रहे हैं। आज की क्लास में हम क्या कर रहे हैं, केवल कुछ पॉइंट्स को समझ रहे हैं कि पॉलिटी में हम क्या क्या पढ़ते हैं, ये मैं पूरा टॉपिक आपका कवर नहीं करा रही हूँ। तो यहाँ पर हम इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को पॉलिटी में समझते हैं। जिस बच्चे ने पॉलिटी नहीं पढ़ी वो कहेगा कि मेरी फ्रीडम तो वहां तक है जहां तक मैं पड़ोसी की हत्या कर दूं। दूसरा, भाई आपने पॉलिटी पढ़ी तो आपको पता है कि भैया फ्रीडम तो है, बट फ्रीडम का भी एक दायरा है। आपके पास फ्रीडम है कि आपको बहुत लाउड म्यूजिक सुनना है आप अपने घर की चारदीवारी में, लेकिन उसके बाहर अगर जा रहा है तो वो आपकी फ्रीडम नहीं, क्योंकि बाकी लोगों के लिए वो प्रॉब्लमेटिक हो गया। जैसे कि आप देखेंगे कि दिल्ली में भी 10 बजे के बाद या फिर कहीं पे अगर बच्चों के एग्जाम में बोर्ड है तो जो एक नोटिफिकेशन है ना, जो गजेटेड एक प्रकाशन है वो आ जाता है कि अधिसूचना सरकार की तरफ से भी जारी हो जाती है, 10 बजे के बाद आप लाउड स्पीकर्स का यूज नहीं करेंगे, शादियों में यूज नहीं करेंगे। अगर मैं 12-13 की बात करूं, जब मैं हॉस्टल में रहती थी तो हमारे एक लड़की जुडिशरी की तैयारी कर रही थी और वो बड़े अच्छे तरीके से अपने राइट का यूज करती थी। पड़ोसी की यहाँ शादी थी और जैसे ही 10:01 हुआ उसने तुरंत 100 पे डायल करके पुलिस को बुला के बोल दिया कि मेरा कल एग्जाम है और यहाँ पे ये शादी हो रही है। तो उन्होंने क्या किया, रुकवा दिया। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आप कहें कि आपका ये तो राइट था कि भाई शादी जीवन में एक बार हो रही थी और आप 10 बजे के बाद गाना भी नहीं बजा पाए, तब ऐसे में क्या होगी, क्योंकि दूसरे के लिए भी जरूरी था। तो फ्रीडम आपकी भी इंपॉर्टेंट है पर उतनी इंपॉर्टेंट दूसरे की है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी पसंद के कपड़े पहने, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी पसंद का जो करियर है वो चूज करें, तो आप दूसरे के भी जो फेयर है वह ना करें। तो यहाँ पर क्या है कि ये बेसिकली राइट्स की बात हम करते हैं कि राइट्स मतलब जो आपके लिए भी हो और आप सहजता से दूसरे के लिए भी जो राइट्स है वह दे पाए। आया समझ में? भाई वो लड़का नहीं वो लड़की थी। यहाँ पे ऐसे पीछे नहीं होते कि बॉय गर्ल्स दोनों साथ में रहे, अलग अलग होता है। गर्ल्स पीछे अलग होता है, बॉयज पीछे अलग होते हैं, है ना। हाँ मंटू, लाइव क्लास है ये, बना लो प्रिया, इंट्रोडक्शन की भी बनानी चाहिए। लाइव क्लास है भूषण, ये लाइव क्लास है बच्चे। बट हर एक क्वेश्चन अगर आपका देखने लगूंगी, हर एक कमेंट अगर आपका देखने लगूंगी, तब ऐसे में आगे चलें। इसका आंसर हम आगे पढ़ेंगे सलमान, की आखिर गवर्नमेंट जो है वह इसकी परमिशन देती क्यों है। चलिए, आया समझ में इतना? आगे चले। तो यहां पर ना राइट्स के कुछ होते हैं टाइप्स, जैसे कि राइट्स हम कई तरीके के पढ़ेंगे। एक जो है आपका फंडामेंटल राइट। तो व्हाट इज फंडामेंटल? फंडामेंटल राइट, ह्यूमन राइट, फंडामेंटल राइट, ह्यूमन राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, लीगल राइट्स, लीगल राइट्स एंड कौन सा बच गया आपका, नेचुरल राइट। तो यूपीएससी ने यहां से भी कई क्वेश्चन पूछा है, जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन बता देती हूँ, एक राइट बताती हूँ, अगर आपको पता है बच्चों तो आप बताइएगा कि ये आखिर आपका कौन सा राइट है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ तो राइट टू वोट इसमें से कहां आएगा, वोट देने का अधिकार, राइट टू वोट आपका इसमें से किस राइट में से आएगा? बताइए जरा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके हम इस तरीके से जो राइट्स है सारे वह पढ़ेंगे। चलिए अब मेंस का ये क्वेश्चन दिखाती हूँ कि मेंस में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। जैसे कि यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा 2018 में और क्वेश्चन यहाँ पर पूछ दिया, इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म। तो व्हाट इज सेकुलरिज्म? धर्मनिरपेक्षता। जो सेकुलरिज्म है धर्मनिरपेक्षता, ये आखिर है क्या? धर्मनिरपेक्षता क्या है? इंडिया ने क्या मॉडल अपनाया है? तो आप देखेंगे कि सेकुलरिज्म का जो इंडिया का मॉडल है वह पॉजिटिव है और वेस्टर्न का जो मॉडल है वह नेगेटिव है। क्योंकि वेस्टर्न ये कहता है, तो सेकुलरिज्म मतलब ये सारे कॉन्सेप्ट्स को हम एक एक करके समझेंगे। आज मैं केवल आपको बहुत थोड़ा सा जो है मैं बता रही हूँ, है ना, बहुत छोटा छोटा सा जो टॉपिक्स है उसके बारे में ब्रीफिंग कर रहे हैं कि हम पॉलिटी में आखिर पढ़ते क्या है,
ताकि आगे आप जब जो 20 क्लासेस करें तो आपको चीजें जो है आप रिलेट कर पाओ। ठीक है, तो देखो इस तरीके से मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बता देती हूँ फिर से एक बार। जब भी आप देखेंगे कि जैसे कि अभी मान लीजिए यूएस में जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन है अगर उसकी बात हो रही है, या फिर फ्रांस के या फिर ब्रिटेन के, तो यहाँ पर उसमें वो उनका जो इलेक्शन सिस्टम है और इंडिया का जो इलेक्शन सिस्टम है, इन दोनों में जो है क्या डिफरेंस है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इसके अलावा देखो कि जैसे कि अगर हम इंडिया में फंडामेंटल राइट की बात करें, या फिर अगर हम इंडिया के जैसे कि 2023 में एक और सेम क्वेश्चन आया जिसमें एक प्रश्न पूछा गया था कि ब्रिटेन में तो पार्लियामेंट सुप्रीम है, इंडिया में नहीं है, ऐसा क्यों, आखिर वो जो पार्लियामेंट सुप्रीमेसी है तो ब्रिटेन और इंडिया के बीच में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, आगे हम पढ़ेंगे कि इंडिया में हमने हमारी सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलती हैं, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी है ना, हमारे यहाँ क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो सुप्रीमेसी है। अगर आपको ये लगे कि भाई कोई टीचर जो है डांस करते हुए पढ़ाए, आपका मनोरंजन हो जाए, आप देखोगे कि बच्चों आप अगर कभी पढ़ रहे हो 7-8 घंटे तो आप कैसे पढ़ना पसंद करोगे, आप कैसे पढ़ोगे, आपको बहुत लग रहा है कि आप बहुत वैसे इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ लोगे। तो यूपीएससी की तैयारी अगर आपको ये लग रहा है कि बहुत मजे में हो जाएगी तो आप बहुत गलतफहमी में है। जिस दिन 8-10 घंटे पढ़ने लगोगे ना और आप कंटिन्यूटी के साथ उसी को फॉलो कर रहे हो, अगर आपको ये लगे कि कोई बहुत बच्चा बहुत कूल होकर पढ़ रहा है और उसका जो है सिलेक्शन हो जाए, तो मैंने आप ऐसा कैसे बच्चे नहीं देखे। जितने भी टॉपर्स आप देखेंगे खुद को बांधते हैं, उन्हें भी पता है कि भाई एक समय के बाद आपका जब मन नहीं लग रहा है तब आपको खुद को बैठाना होता है। क्वांटिटी से वो चीजें पॉसिबल हो पाती हैं, कंसिस्टेंसी से वो चीजें पॉसिबल हो पाती है। आपको लगभग 20 जो टॉपिक्स हमें कवर करने होते हैं मेन से रिव्यू तक, उसके लिए भाई कंसिस्टेंसी जरूरी है। आप सोचो कि आप किसी एक ऐसे टॉपिक को पढ़ रहे हैं, आपको बहुत इंटरेस्ट उसमें, आप उसको चल के पढ़ो, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखो कि जब हम सेकुलरिज्म का जो मॉडल है पढ़ेंगे तो इसमें क्या क्या डिफरेंस है। वैसे ही अगर हम बात करें